Hello everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB KV और NVS के प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें हम हिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के PYQs को लेके। ठीक है, ज्योग्राफी के PYQs देखेंगे ब्रह्मांड से स्टार्ट, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब आगे की क्लास। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से। डैश चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है धातु के टुकड़े या फिर चट्टान के ऐसे टुकड़े जो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन में है धूमकेतु, दूसरा है उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि वो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट होती है, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, साथ में वो भी उसी की परिक्रमा करते हुए इन दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। इसका सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए छोटी चट्टानी पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, यानी ये भी अन्य ग्रहों की तरह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि अब देखो, हम अपना सोलर सिस्टम है उसको देखते हैं। सोलर सिस्टम में ये है सन, ठीक है, ये सन है, और ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो तो उसको बौना ग्रह करके इसको हटा ही दिया है इस ग्रह में से। तो जो हमारे मेन 8 ग्रह हैं उनके नाम है, अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, और इसमें से अगर देखा कौन सी, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एक सक्रिय यानी एक पतली सी बेल्ट है, इसमें ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए जैसे ये जो ग्रह हैं ये अपनी अपनी कक्षा में कर रहे हैं परिक्रमा, सेम वैसे ही ये भी, यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, ये भी इनके साथ परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोवोस और डीमोस हैं, यानी फोवोस और डीमोस नाम का क्या है और क्या है, ये कौन से ग्रह के हैं। तो ऑप्शन में मंगल के 2 चंद्रमा, बृहस्पति के 2 चंद्रमा, शुक्र के 2 चंद्रमा, बुध के 2 चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, यानी कि मंगल के ये 2 चंद्रमा है, यानी मंगल के 2 ये उपग्रह हैं। फोवोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जिन्हें 1877 में खोजा गया था। फोवोस का व्यास केवल 22 किलोमीटर है और डीमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऐसे 2 प्लानेट जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र हैं। फोवोस और डीमोस किसके हैं, मंगल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चयन करें और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताना है। मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शुक्र, यानी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र सूर्य के क्रम में दूसरा ग्रह, यानी कि सूर्य से अगर देखा जाए तो पहले आता है बुध, उसके बाद में शुक्र आता है, तो दूसरा ग्रह है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है, यानी कि अगर इसका रूल देखा जाए रिवॉल्यूशन, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसमें सबसे शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब ये गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे, ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन में दिया इरोस, एपोविस, बेन्नू, सेरेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका बी, यानी एपोविस। इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। एपोविस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। वर्ष 2004 में खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और इसमें नोट दिया गया, हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोफिक के कारण आगामी 100 वर्षों तक पृथ्वी को कोई नुकसान होने की संभावना को खारिज किया है, यानी ये इसके पास में जो क्षुद्र ग्रह है इससे कोई भी खतरा नहीं है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां, निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है, यानी 2017 में जो क्वेश्चन आया है पेपर में, तब कौन सी खोज की गई थी।
तो इसका देखते हैं ऑप्शन में। सूरज की कोर और सतह एक ही गति से घूमती हैं। सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज़्यादा घूमती है और सूरज की कोर घूमती नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो था बी वाला। अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम ऐतिहासिक खोज की थी। सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमती है। सूर्य एक तारा है तथा इसके चारों उपस्थित वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। सूर्य के कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ मिलियन सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें बृहस्पति ग्रह है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य ग्रह से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है और अपनी दूरी पे एक चक्कर 9 घंटा 55 मिनट में पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह का घनत्व देखें तो 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 5 गुना अधिक है। और इसका उपग्रह की बात करें तो ये गैनीमीड है या गैनीमीड है, इस जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति और इसी का उपग्रह सबसे बड़ा है वो गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन में बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। अभी सॉल्यूशन में देखा था पीछे हमने, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, यानी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र यानी वीनस सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में 7, 8, 9, 10। तो इसका राइट आंसर 7 है। तारामंडल में ऐसे 7 चमकीले तारे हैं जिसे उर्सा मेजर या ग्रेट बियर या सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर उर्सा मेजर और ग्रेट बियर याद नहीं आए तो सप्तर्षि से तो इंसान कर सकता है कि 7 है। तो ध्यान रखना है उर्सा मेजर और ग्रेट बियर में जो यानी कि एक तारामंडल है सप्तर्षि मंडल 7 का है, उसी का अन्य नाम उर्सा मेजर या ग्रेट बियर है। इसमें सप्तर्षि नहीं दिया, सप्तर्षि से इंसान कर लेगा कि हाँ 7 है, बट जो कंफ्यूज करने वाले हैं अगर नाम याद नहीं है तो ये क्वेश्चन 100% गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा सप्तर्षि और उर्सा मेजर और ग्रेट बियर एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन में है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बृहस्पति। सौरमंडल का प्रधान है सूर्य। इसकी ग्रहों की कुल संख्या की बात करें तो 8 है और दूरी के अनुसार हम देख चुके हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और चूंकि बृहस्पति पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, इसलिए सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लगता है। सौर परिवार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिसे वर्तमान में 79 यानी कि 89 उपग्रह हैं। ये जब क्वेश्चन कब आया है 2014 में आया है, तब की बात है इसमें, ठीक है। अगर बृहस्पति के उपग्रहों की बात करें तो वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। उस टाइम पे इसमें 79 थे। आपको अगर गूगल पे देखेंगे तो कभी 79 दिखाएगा और कहीं 95 दिखा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 79 आता है तो वो भी सही है और अभी तो फिलहाल होती रहती है इस पर रिसर्च, तो अभी 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? ऑप्शन में है बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल। रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसकी सतह लाल रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रह के अधिकृत चांद 2013 तक हैं। ऑप्शन में 4, 64, 24 और 84। अब यहाँ गुरु ग्रह का मतलब है बृहस्पति के, ठीक है। बृहस्पति के कितने चांद यानी उपग्रह हैं वो पूछा है। 2014 में पेपर हुआ है, 2013 तक पूछा है, तो इसका राइट आंसर 64 है। और अभी हमने देखा था यानी कि ये क्वेश्चन था 2014 का 8 में, लेकिन ये यानी कि ये बाद में हुआ है और ये पहले हुआ, बट 2013 में पूछा है, ठीक है। सॉल्यूशन में उन्होंने बता दिया कि ये 79 है, तो 79 कहीं दिखा रहा है 95 और 2013 तक थे 64। गुरु ग्रह के अधिकृत चांद अथवा उपग्रह 2013 तक 64 थे। गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसकी बात की जाए तो 79 है, ठीक है। और जब बुक पब्लिश हुई होगी यानी कि तब जो डेटा है वो 79 है और अभी गूगल पे भी 79 और 95 दोनों दिखा रहा है, तो आई थिंक 95 है, क्योंकि रिसर्च होती थी तो आगे और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो ऑप्शन में है पृथ्वी,
बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका राइट आंसर अभी हम पीछे देखा था, सबसे ज़्यादा लेता है बृहस्पति के 5वें नंबर पे आता है। ये दूरी पर है, उसके हिसाब से 11.9 वर्ष समथिंग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं? किसके? आकार के कारण, घूर्णन के कारण, तापमान के, और बुरे लोग। ऐसा बुरे लोग वाला तो कुछ है ही नहीं, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लठ की भांति घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी पर इस गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी में स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसलिए जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो पीछे होता है वहाँ रात होती है। यानी कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये है सन। सेकेंड, ये सन है, ये सन है, और ये है अर्थ। तो यहाँ ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूमती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि परिभ्रमण, ठीक है। और ये अगर पृथ्वी अपने चारों ओर घूम रही है, यानी कि गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रही है अपने चारों ओर, तो उसको बोलते हैं घूर्णन या फिर रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन दिन और रात होते हैं घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण, और जो मौसम यानी सीजन होते हैं वो रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन पे आज ही मैंने सुबह एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है, आप उस पर जाके देख लें कितना टाइम लगता है, कितना लेती है, सीज़न किसके कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर मैंने दिखाई हैं, डाला उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का शेप कैसा है? गोलाकार है, चतुष्फलकीय है, वृत्ताकार है, जियोड है? तो इसका राइट ऑप्शन है जियोड है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पृथ्वी का आकार जियोड है। टॉलमी ने 1543 में भूकेंद्री सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड केंद्र में पृथ्वी है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि बीच में अर्थ है, जो ब्रह्मांड है उसके बीच में। और कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्री सिद्धांत दिया, जिसमें बोला कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य सेंटर में, और लेकिन उन्होंने टॉलमी ने बोला कि अर्थ सेंटर में। पृथ्वी सौरमंडल में आकार सब 5 सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, यानी जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, एक तरीके से देखा है। तो इसमें पूछा है कौन सी जगह है? तो कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर और मकर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। जैसे कि अर्थ है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच में से जो लाइन जाती है 0 डिग्री, इसको हम इक्वेटर के नाम से जाने जाते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखा है ये, और ये होती है ये, यानी कि अगर हम देखा जाए इसको, तो अक्षांश और देशांतर जो तैयारी कर रहा है वो जानता ही होगा, लेकिन एक बार बता दूं, अगर ये हमारी अर्थ है, अगर उस पर ये लंबवत अगर लाइन दिखाई देती है, ठीक है, काल्पनिक लाइन है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम देशांतर बोलते हैं। और यही लाइन अगर हमें ऐसे दिखाई देती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अक्षांश। तो इनकी संख्या होती है वो होती है 360, और इनकी जो संख्या होती है अगर लाइन की बात करें तो वो होती है 181, ठीक है। तो अगर पृथ्वी को बीच में से 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, तो यहाँ पे इसको ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, तो यहीं पे यानी कि जब सूर्य यहाँ पे पड़ता है दिन और रात बराबर होते हैं। देखा, वो स्थान जहाँ पे दिन और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, यानी कि वो है भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पृथ्वी का स्थान जहाँ दिन और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त सदैव इससे 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति के कारण होती है, यानी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर चंद्रमा रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसके कारण क्या होता है? उसकी गति कारण। तो वो किसके कारण होता है, यानी रोटेट, वो उसके चारों ओर कैसे रिवॉल्यूशन कर रहा है? तो उसमें दिया है ऑप्शन में केंद्र अपसारक, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल। राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्री बल तात्पर्य ऐसे बल से जो किसी वस्तु को प्रत्येक पक्ष में घूमने में मदद करती है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण है जैसे कि रस्सी में हम बॉल को फंसाकर चारों ओर घुमाते हैं, उसके छोर को पकड़ के दूसरा गोल घूमते हुए झूले पे बैठे हुए लोग, और जैसे ये वाला झूला जो चलता है इसको आसमानी झूला बोला जाता है। तो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं आराम से, ये ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे ही एक बॉल है उसमें ऐसे रस्सी, यानी कि हम यहाँ हैं और यहाँ बॉल हमने वहाँ, तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति होती है, परमाणु में समतली वृत्तीय पथ पर कार्य की गति, यानी अभिकेंद्री बल के ये एग्जाम्पल है।
अब आते हैं अक्षांश और देशांतर। अभी मैंने जैसे बताया था अक्षांश और देशांतर, जो ये वाली लाइन होती हैं, इनको लंबवत लाइन होती हैं, उनको हम देशांतर कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पे देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, यानी कि जो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है। 2 घंटे, दूसरा ऑप्शन 3 घंटे 45 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 7 घंटे 15 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी ग्रीनविच लाइन, यानी ये अर्थ है इसके, यानी 0 डिग्री, ये देशांतर है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। और इंडिया यानी कि हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इंडिया का टाइम यानी यहाँ का ये जो टाइम है वो यहाँ के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट, और हमारे जो इलाहाबाद के नैनी के समीप कुछ एनसीईआरटी में मिर्ज़ापुर भी दिया गया है, समीप से गुजरती है। वो हमारी जो भारत की जो लाइन है, जो टाइम डिवाइड करती है स्थानीय मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री 30, ठीक है, मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और इस पे भारत के जो पढ़ते हैं वो 5 राज्य पढ़ते हैं। ठीक है, वो किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं, अभी फ़िलहाल इतना देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है, यानी कि वर्ष में सूर्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऊर्जा जाती है। तो ऑप्शन में है मकर रेखा पे, ध्रुव पे, कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, क्योंकि 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा सर्वाधिक है। भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले वन सदाबहार वन कहलाते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है, यानी कि अर्थ है ये 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर यहाँ पे नॉर्थ में 23.5 डिग्री, यहाँ पे कर्क रेखा है। नीचे अगर साउथ में जाए 23.5 डिग्री, तो यहाँ मकर रेखा है। तो जो पृथ्वी रोटेट करती है तो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे, यानी कि विषुवत रेखा पे लंबवत चमकती हैं। और यहाँ सूर्य, क्योंकि जो अर्थ है वो कभी ऊपर यहाँ पे भी जाता है, फिर नीचे यहाँ तक जाता है, लास्ट यहीं तक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं ना, इससे नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो ये पड़ती, यानी यहाँ पे लंबवत पड़ती है। अगर यहाँ पे होगा तभी इस पर जाएगी, नीचे होगा तब भी जाएगी, और जब पृथ्वी ऊपर नीचे जाएगी तब तो पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ मिलेगी, वो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, उष्णकटिबंध निम्न में से किन अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन में है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 उत्तर से 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण, और दक्षिण से 86.5 उत्तर होगा, यहाँ पे से उत्तर से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ये देखा जाए 0 यहाँ पे, यहाँ 23.5 से 23.5 साउथ में, यानी कि 23.5 मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो पाया जाता है उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, तो इन आयनम वृत्तों में के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस चिन्ह वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है। इस भाग को मौसम सदैव गर्म रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के मानक देशांतर के रूप में माना जाता है वो कौन सी लाइन है। अभी हमने देखा था 82.5, यानी कि 82.5 डिग्री, वो भी पूर्व में है। ठीक है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे यानी 5.5 आवर्स आगे है, और 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें अब इसमें दे दिया तो बता ही दे रही हूँ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका जो मैं टिक बनाई, उमा छत से उड़ गए। उमा यानी यूपी, मध्य प्रदेश, छत यानी छत्तीसगढ़, उड़ यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ी और आंध्र पहुंची, ऐसे एक ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्याएं होंगी। यानी कि उन्होंने बोला है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं खींचा जाए तो कितनी होंगी, तो वो हो जाएंगी 89। भूपृष्ठ पर किसी अक्षांश का किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत रेखा वृत्त के उत्तर या दक्षिण या उत्तर पर पृथ्वी केंद्र से मापी जाती है। यानी कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है जो विषुवत रेखा के वृत्त या यहाँ से, ये कोणीय दूरी कहलाती है। भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण या उत्तर पृथ्वी के केंद्र से, यानी ये नापी जाती है, उसको बोला जाता है। ठीक है,
यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अंतरांश 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी है? 179 है। क्योंकि ये ऐसे करके बात की जाए विषुवत वृत्त, ऐसे ये 0 यहाँ पे और यहाँ पे यह 90 है, ठीक है। तो ये तो बिंदु है, ये लाइन ही नहीं है, यहाँ पे 89 इधर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे यहाँ पे लास्ट जाएगा वो 89 हो जाएगा, क्योंकि 90 जो ध्रुव हैं वो पोल हैं वो एक पॉइंट है, इनको रेखा के रूप में नहीं बनाना था। तो 89 और 89 तो ये हो जाएंगे 89 89 हो जाएंगे 178, और एक जो है 0 डिग्री वाली उसको तो मिला लिया है तो 179 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। वो है आधे रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम में, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, आधे अक्षांश के केवल पूर्व, आधे रेखांश के केवल पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व अथवा पश्चिम में। देशांतर क्या हो, ये देशांतर क्या होते हैं, यानी कि देशांतर लंबवत में। तो जो अर्थ है 0 डिग्री देशांतर है जो ये ग्रीनविच, तो यहाँ पे ये किस में बांटता है? इधर बढ़ता है किस में? ये पूर्व में और इधर पश्चिम में, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम वाले हैं, ना कि उत्तर दक्षिण वाले हैं, और ना केवल पूर्व पूर्व वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सॉल्यूशन में देखिए कुछ दिए गई है। देश के मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा है, एक भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी बिंदु का पूर्व पश्चिम की स्थिति को व्यक्त करता है। एक कोणीय माप डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? कौन सी खाड़ी है? ऑप्शन में मलक्कड़ खाड़ी, बेरिंग की खाड़ी, हार्मुज की खाड़ी या टॉरस की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेरिंग की खाड़ी, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य में 180 डिग्री यामों तक उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। घड़ियों का समय ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की जाने पर दिन घटाते हैं, तब पश्चिम से पूर्व की जाने पर दिन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर कितना होता है? यानी कि ये जो अगर 0 डिग्री यहाँ से अगर ये इन देशांतरों के बीच की बात की, यानी कि दो देशांतर हैं, इनके बीच का टाइम है उस कितना होता है? ऑप्शन में दिया 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 15 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 लंबवत भागों पूर्वी और पश्चिमी में बांटती है। इस रेखा के पूर्व दिशा में स्थित 180 देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर 180 देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, अतः 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग जाता है। पृथ्वी का एक देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतरों पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हो तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय मान क्या होगा? इन्होंने बोला है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतरों पे, यानी कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर वहाँ पे क्या है? सुबह के 10 बजे, यानी कि 10 AM हो रखा है। तो पूछा है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का, यानी कि उसी से अगर 20 से 80 पे 80 का टाइम कितना होगा? तो ऑप्शन में दिया है 11:30 बज जाएंगे, 1:30 बज जाएगा शाम का, या फिर 2 बज जाएंगे शाम के, PM AM दिया, और या फिर 2:30 बज जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 2 बज जाएंगे, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे वो देखिए, एक जो अक्षांश जाते हैं, ठीक है, उसका मिलता है 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो 20 से 80 के बीच में कितने का अंतर है? 60 डिग्री का, ठीक है। 60 का, 60 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 240 मिनट हो गए। और 240 मिनट का घंटे से देखा जाए तो एक घंटे में कितने होते हैं? 1/60 मिनट होते हैं। तो 240 अपॉन कितना 60, 6 से ये दिया तो यानी कि 4 आवर्स हो गए, यानी कि 4 घंटे। और 10 बज रहे हैं, 10 में अगर 10 सुबह के बज रहे हैं, 10, 11, 12, 13, सॉरी 1 और 2, तो यानी कि 2 बज जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जो क्लास है वो हम कल करेंगे, ठीक। और कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइए, अगर कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूँगी। दूसरी चीज़, प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि जो भी अच्छा या बुरा आप जो भी है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।